हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे दोस्त हमारे भाई दिव्य कुमार सर मौजूद हैं। यूके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं उन्हें अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया बुलाने के लिए। दिव्य सर, आपसे ये जानेंगे कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये डाउनफॉल का शिकार है। क्या वजूहात क्या है कि इतना समझा जा रहा था कि बहुत ही पावरफुल मुल्क है, बहुत ही इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये अचानक से हुआ है ऐसे, या इसकी पॉलिसीज गलत थी? क्या एक्चुअली हुआ क्या है कि जिसकी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है इस वक्त जो है वो जवाल पजीर है? सर देखें, चाइना की बहुत सारी उसमें गलतियां थी जो फंडामेंटल्स होते हैं। कहते हैं जी। ऐसे तो देखें, इकोनॉमी आज के वक्त में अमेरिका की भी खराब चल रही है, पर अमेरिका के बारे में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि अमेरिका गिरेगा, तबाह हो जाएगा, टूट जाएगा। गिरेगा तो बिल्कुल ही पहले से सीधा 10वें 12वें 15वें पे चला जाएगा। उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है। हम्म। ऊपर गंद मचाई हुई है। वो पहले से दूसरे पे आएगा, मेहनत करके फिर पहले पे चढ़ जाएगा। ठीक हम्म। है। चाइना का दूसरा किस्सा, इनके फंडामेंटल्स खराब हैं। और इनके बारे में देखें, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कहाँ से हम शुरू करें। जीडीपी से ले लेते हैं। जीडीपी देखें, आप दुनिया में कोई भी मुल्क देख लें, उनकी जीडीपी से ज्यादा उनकी स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। हम्म। चाइना एक वाहिद मुल्क है जहां पर इसकी जीडीपी से कम है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम्म। एक तो यह संकेत मिलता है। दूसरा, आपकी जितनी इतनी बड़ी जीडीपी है, आपके एक्सपोर्ट्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी, अब देखिए इन्होंने जीडीपी कितना क्लेम करते हैं, 18 ट्रिलियन। एक्सपोर्ट्स इनके 3.25 3.5 ट्रिलियन। तो मतलब इनकी अपनी खुद की जीडीपी करीब 14.5 ट्रिलियन की है। लेकिन चाइना फिर भी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। चाइना एक्सपोर्ट करेगी तो उनका मुल्क चलेगा, नहीं करेगी तो नहीं चलेगा। ये चीज बात समझ में नहीं आती कि भाई साढ़े हम्म। चौदह अगर तुम 18 सच्ची आई है तुम्हारी, तो 3.25 तुम एक्सपोर्ट निकाल दो। ठीक है, बाकी जीडीपी तुम्हारी इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल कंजम्पशन से 14 साढ़े 14 ट्रिलियन है। तो वो क्यों नहीं बैठ क्यों नहीं पा रही? हम्म। ठीक है, सस्टेन क्यों नहीं हो पा रही? दूसरा, इनकी कुछ हरकतें हैं जो होता है ना कि जैसे शुरू शुरू में जब इनके पास बहुत पैसा, जब नया नया पैसा, जब ये 2004-5 में, तो इनके पास पैसा आना मतलब ढेर टनों के हिसाब से शुरू हुआ। ये दुनिया में जाते गए 1 मिलियन की चीज 2 मिलियन में खरीद ली। हम्म। 10 मिलियन की चीज 15 की खरीद ली, 20 की खरीद ली। और साथ ही अपना माल पूरी दुनिया में बेचने के लिए दूसरी जगह क्या किया कि भाई अगर इनका माल 1 बिलियन का है तो इन्होंने 700 मिलियन का बेचा। दूसरे अच्छा। मुल्कों में जो मार्केटें और जो ये तबाह करते हैं फैक्ट्रियां, जैसे पाकिस्तान में भी तो की ना। हम्म। पाकिस्तान में जब ये मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि मुझे वो, क्योंकि उस इंडस्ट्री में मेरी जान पहचान थी। ये जो आपके पेन स्टेशनरी जितनी भी होती है, स्टेशनरी, पेन, जी। पेंसिल, रबड़, शार्पनर वगैरह, ठीक है, ये पाकिस्तान में बनते थे सारे। और ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की। इसके अंदर बहुत ज्यादा हम्म। लोग एम्प्लॉयड हुए हुए थे आपके। यहाँ तक के हम्म। प्रोफेशनल बड़ी कॉर्पोरेट से लेके कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आपकी थी। हम्म। चाइना भाई साहब आए। अब यहाँ पर अगर पेंसिल उस वक्त देखें, $1 की आती थी ना पेंसिल। एक जी। डॉलर की पेंसिल और पॉइंटर्स वगैरह आते थे, वो महंगे होते थे। पॉइंटर 15 रुपए का होता था। चाइना आया, चाइना ने 6 रुपए 5 रुपए का पॉइंटर डाल दिया। हम्म। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, 1 साल 2 साल तक अगर उतने का बिकता रहेगा तो 2 साल बाद तो वो आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो तबाह हो गई ना। बिल्कुल। ये स्टेशनरी का है। अब वो नुकसान में सामान बेचते रहे ताकि दूसरे मुल्कों की हमें ना वो खत्म कर दें। हम्म। इंडस्ट्रियां सिर्फ हमारी फैक्ट्रियां चलें। अब नुकसान तो नुकसान होता है, तो वो नुकसान है ये करते रहे। उसके बाद इनकी हम्म। जो कमाई है वो झूठी, इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो झूठे, इनका एक्सपेंडिचर है वो झूठा। कभी सच नहीं बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स कभी इनके पब्लिक नहीं होंगे। ठीक है, आप आज हम्म। कोई निकाल दे चाइना का डॉक्यूमेंट, है ही नहीं कुछ। अभी जब लास्ट ईयर खबर आई कि भाई वो जो यूथ है उसकी 23% अनएम्प्लॉयमेंट है चाइना में, तो पूरी अच्छा। दुनिया में बात होने लगी।
कि इंडिया के अंदर यूथ की, अच्छा एक तो मैं यूथ की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, यूथ की बात कर रहा हूं। इंडिया में यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट आपकी समझ ले दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे। चाइना की 23% से ऊपर थी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। चाइना ने 1 महीने बाद खबर निकाल दी, आज के बाद हम इसका भी डेटा पब्लिक नहीं करेंगे। अब पब्लिक नहीं करेंगे, इस साल डेटा आएगा, इस साल बोलेंगे वो सबको नौकरियां मिल गई, वीआईपी है, फर्स्ट क्लास है, ओके डन हो गया। अच्छा, इसके साथ इनके दूसरा जो इकोनॉमी में फिर क्या होता है कि आपको जवान लोग चाहिए, जवान लोग ही आपकी इकोनॉमी चलाएंगे, आपकी जी। फैक्ट्रियां, आपकी ऑफिसेस, आपका काम, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब वो देखेंगे। इन लोगों ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके, वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में इनके पास जवान लोग कम नहीं है। इंडिया की एवरेज एज क्या है? 28 29 है। चाइना की एवरेज एज है 37 38, और ये आगे और बूढ़े होते जाएंगे। एवरेज एज की बात कर रहा हूं। और रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक जो मैथमेटिकल जो अल्गोरिथम्स और फॉर्मूलाज के थ्रू एक रिपोर्ट बनी थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2070 तक, मतलब 50 साल बाद चाइना की आबादी 140 करोड़ से घट के 70 करोड़ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 50 साल। सही, यानी कि उतने लोग पैदा नहीं हो रहे जितने मर रहे हैं, ये होगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। उसके बाद इनके, अब इन लोगों ने, चाइना हमें जो इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा चाइना था, चाइना इतना सा था, उसने फिर कब्जा किया, इनर मंगोलिया कब्जा कर लिया, तिब्बत कब्जा कर लिया, शिंजियांग कब्जा कर लिया। ठीक है, अब वहां पर 3 स्टेट्स हैं जो बड़ी, जो इन्होंने कब्जा तो और भी इलाके के, पर ये 3 सबसे बड़े हैं। तीनों के अंदर आजादी की तहरीकें चल रही हैं। ठीक है, अब एक ये इनका मसला, आजादी की तहरीकें चल रही हैं। इसके अलावा एक चाइना में होती है हू लाइन। अगर आप चाइना को देखें, चाइना ऐसा है, ठीक है, मैप में, मैप उसका ऐसा है, इंडिया के ऊपर से आता है और नीचे साउथ चाइना सी में नीचे जाके लगता है, जो ये नीचे जो है ना समंदर के पास, साउथ चाइना सी के पास, ये है मेनलैंड चाइना। ठीक है, और इधर बीच में है हू लाइन। तो हू लाइन के ऊपर जितने हैं उधर कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा। उधर ना रोड है ना बिल्डिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड उतने ही है जहां जितना ट्रेड हो सके, लोगों के लिए रोड नहीं है गांव में या ऊपर के जो शहर हैं हू लाइन की उस तरफ वाले। अच्छा, चाइना की मेजोरिटी आबादी हू लाइन के इस तरफ रहती है, मेनलैंड चाइना में, जिनको हान चाइनीज कहते हैं, जो कि वाकई में चाइनीज हैं। ऊपर वाले चाइनीज थोड़ी ना, वो तो कब्जा की भी जगह है। हान चाइनीज इधर है। अच्छा, चाइना की जो आर्मी है उसके अंदर सिर्फ हान चाइनीज भर्ती हो सकते हैं, उसके अंदर ये ऊपर वाले भर्ती नहीं होंगे। अच्छा। तो ये भी एक मसला है कि यार मेनलैंड चाइना में यहां से छोड़ के उनको तिब्बत में लेके जाओगे, वो कहां से लड़ पाएंगे? समंदर के पास रहने वाला बंदा 15,000 फीट की ऊंचाई के पहाड़ों पे वहां पर सांस नहीं ले पाएगा, मर जाएगा। हम नहीं ले पाएंगे, हम कराची के हैं, हम नहीं ले पाएंगे। आप थोड़ा मुझसे बेहतर कर लेंगे क्योंकि आप थोड़ा ऊपर रहते हैं सी लेवल से। तो ऐसा ही हाँ चाइनीज का है। और फिर जबरदस्ती मिलिट्री में डालते हैं। ऐसा भी नहीं है कि चाइना की मिलिट्री वॉलंटरी मिलिट्री नहीं है इंडिया की तरह, कि लोग अपनी मर्जी से मिलिट्री में आ रहे हैं। तो जबरदस्ती, तो वो एक पैशन, वो जज्बा कैसे आएगा? अच्छा, चाइनीज आर्मी का नाम क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए। चाइनीज आर्मी जी। नहीं है, मतलब वो पार्टी की आर्मी है, कम्युनिस्ट चाइना ऑफ, जो भी है सीसीपी का पूरा नाम, जी। उसकी है वो पार्टी, उसकी है सही। आर्मी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला। अब इसके अंदर और चीजें हैं, अब जैसे कोविड आया, पूरी दुनिया में चाइना चल ही रहा था ना माल, उनको चाइना को तकलीफ जी। इतनी खास पूरे दुनिया में कहीं पे भी नहीं आ रही थी। कोविड में उन्होंने अपने पैर पे लाठी मार दी, उसके ऊपर से कोविड पे पूरा अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, पर मोटा मोटा कोविड के बाद ही इनका सारा डाउनफॉल शुरू हुआ, दुनिया की आंखें खुली। और फिर जो इनकी तबाही शुरू, जो तबाही तो आनी थी, देखे गुब्बारे में हवा भरते जाओ, एक वक्त आना है कि गुब्बारा फटना है। वो गुब्बारा जो 20 साल 25 साल बाद फटना था, वो घट के 10 साल हो गया। ठीक है, अपनी इन्हीं इनकी खुद की हरकतों की वजह से। आज के टाइम पे ये 22 मुल्कों को क्लेम करते हैं कि इन 22 मुल्कों की जमीन हमारी है, चाइना। और सबसे बड़ी बात है, चाइना के नेबर सिर्फ 14 है। अच्छा। एक मुल्क छोड़ के दो अगले मुल्क पे के साथ भी झगड़े हैं इनके।
अच्छा, इसके अलावा ये जो इन लोगों ने जो ये अपना गंद मचाया है ना चाइनीज ने, जैसे पाकिस्तान में आके चाइनीज दादागिरी करते हैं यहाँ पर लोकल्स पे, पुलिस वालों को मारते हैं, ये सेम काम अफ्रीका में जाके करते हैं, ये सेम काम इनका साउथ अमेरिका में है। तो लोग इनको पसंद नहीं करते पूरी दुनिया में। फिर एक इनकी फिलॉसफी है व्हाइट डेविल ब्लैक डेविल, और चाइनीज तो पैदा ही दुनिया पे राज करने के लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये एक फिलॉसफी। उसके बाद अब इसकी अगर अब आप देखें कोरोना के बाद इंडस्ट्रियां निकलना शुरू करती हैं। जब इंडस्ट्रियां निकलती हैं सर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री एक फैक्ट्री अकेले नहीं चलती ना, एक फैक्ट्री 100 और फैक्ट्रियों को भी चलाती है। जो जो उनको सप्लाई पार्ट्स देते हैं, जो उनको रॉ मटेरियल देते हैं, रॉ मटेरियल की भी तो फैक्ट्री होती है ना, उसके भी कोई ना कोई सप्लायर होते हैं, कोई खदानें होती हैं। वो डिमांड कम हुई, ठीक है, आपकी स्टॉक मार्केट वहां से गिरती गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका निकलता है कि चाइना में रियल एस्टेट का सेक्टर बैंकरप्ट हो गया। 300 कंपनियों के तो नाम पब्लिकली आए हैं, 300 कंपनियां जो बैंकरप्ट हुई हैं रियल एस्टेट की। उसके अलावा कितनी हुई है छोटी छोटी वो अलग है। एक एवरग्रांडे ने $300 बिलियन का नुकसान किया, एक कंपनी एवरग्रांडे। इन्होंने शहर के शहर बना दिए, गूगल पे लिखे गोस्ट सिटीज, चाइना के गोस्ट सिटीज, शहर बना दिए, उधर रहता कोई नहीं है, पर पूरे के पूरे शहर तैयार हुए हैं कि बिक तो जाएंगे ही, वो बिके ही नहीं, लोगों ने खरीदे ही नहीं, वो बैंकरप्ट हो गए। अब जब एवरग्रांडे बैंकरप्ट, इतनी कंपनियां बैंकरप्ट होंगी सर, कंपनियां चलती हैं क्रेडिट पे, जब उनके माल नहीं बिके, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वैसे होता है लोहे का जो क्रेडिट लिया, लोहे वालों को लॉस, सीमेंट वालों को लॉस, पाइप वालों को लॉस, उसको लॉस, उसको लॉस करते करते ये स्टॉक मार्केट बैठना शुरू हुई। 8,500 कंपनियां बैंकरप्ट हुई 2022 में टोटल, ठीक है। करीब 13,000 कंपनियां बैंकरप्ट हुई और चाइना से निकली 2023 में, ठीक है। आप ये आंकड़ा, अब ये अलग है, ये रियल एस्टेट के अलावा मैं बात कर रहा हूं। आप चाइना की एयरलाइंस जो है, 4 एयरलाइंस है चाइना की, चारों का लॉस अगर आप टोटल करें तो वो टोटल लॉस जाके कोई बनता है आपका अराउंड 700 बिलियन, 700 बिलियन। जो चाइनीज रेलवे है उसका लॉस है 1.2 ट्रिलियन पिछले 3 साल से, हर साल लॉस। जी। लोगों को बहुत अच्छा लगता है चाइना में था, हर जगह ही बुलेट ट्रेन है, हर जगह बुलेट ट्रेन है, पर उस बुलेट ट्रेन में सिर्फ 2 ट्रैक ऐसे हैं, एक बीजिंग टू शंघाई और एक शंघाई टू एक और दूसरा शहर है। सिर्फ यही जो है ना 3 शहरों के बीच में जो 2 ट्रेनें चलती हैं ये प्रॉफिटेबल है, बाकी सब ट्रेनें घाटे में चलती हैं। 1.2 ट्रिलियन का लॉस सालाना, और 3 साल से होता आ रहा है एयरलाइन का, रेलवे का। जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की कंपनियां निकाली, तो चाइना ने अपनी कंपनियां निकाल दी स्टॉक मार्केट से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारी कंपनी है, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दो, हम तुम्हारी ऑडिट कराएंगे। ऑडिट करवाते हैं तो ठीक है, तुम्हारी पड़ी रहे स्टॉक एक्सचेंज पे, नास्डैक पे या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। ऑडिट में अगर कोई गड़बड़ लिख ली तो फिर तुम्हें फाइन लगेगा। चाइना ने निकाल दी अपनी सारी कंपनियां। अब ये करते क्या थे, ये वहां से पैसा रेस करते थे स्टॉक मार्केट से, वहां से रेस किया, इधर चाइना में लगाया, दूसरों को लोन दिया। अब इसके अंदर भी एक चीज है, यूरोप से चाइना ने बहुत ज्यादा पैसे उठाए थे। अब मैं सीपेक पे आ रहा हूँ, ये जो ओबीआर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसके ऊपर क्या हुआ, इन लोगों ने वेस्ट से, अमेरिका से, इनके यूरोप से पैसे उठाए, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ से बैंकों से, वहां से बहुत सस्ते दरा में पैसे उठाए। मुल्क जब उठाता है तो बहुत कम रेट लगता है, उठाए जैसे 1.5% में, 2% में, आगे लोन दे दिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, 2% में उठा के 10% पे पाकिस्तान को दे रहा है, 8% पे दे रहा है, 9% पे दे रहा है, और 60 मुल्कों को दिए 60। अब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव 2013 में इन्होंने बात की थी, 14 में इसका काम शुरू हुआ। आज की तारीख में इस इनिशिएटिव के द्वारा चाइना के चुंगल में करीब 62 मुल्क है, 62। ऐसे तो 140 मुल्कों में काम हुआ है, पर जो चुंगल में फंसे हैं वो 62 फंसे हैं, 62 मुल्क इसके चुंगल में फंस गए। सर वो सारा पैसा चाइना का डूब गया, 1.2 ट्रिलियन।
अभी तक कोई प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट होके देने को नहीं है, कोई एक सिंगल लाइन इनकी ऑपरेशनल नहीं है। ये 4 लाइनें बनाने वाले थे, चाइना से यूरोप, चाइना से अफ्रीका, चाइना से एशिया, चाइना से फला, चाइना से फला, एक भी पूरी कंप्लीट ऑपरेशनल नहीं है इनकी लाइन, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे। मुल्क अब दिमाग नहीं है, फारिग है दिमाग से। भाई करप्ट लोग हैं, तुमने पैसे देके ये प्रोजेक्ट तो शुरू करवा दिए, पर ये तुम कैसे भूल गए कि वो इतने करप्ट हैं कि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट भी खा जाएंगे। तो सारे मुल्कों में यही हुआ कि प्रोजेक्ट खा गए। अब वो मुल्क कहते हैं कि भाई हमारा लोन रोल ओवर करो। जब लोन रोल ओवर करके अब चाइना फंस गया इधर, यार जो पहले पैसे दिए वो तो डूब ही गए, अब ये रोल ओवर के लिए और पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो रोल ओवर कर देते हैं, बोलते हैं कि चलो इसी बहाने वो पुराने पैसे निकल जाएंगे। वो फिर मुश्किल शर्तें लगाते हैं, ये गिरवी रखो, वो गिरवी रखो, वो गिरवी रखो। यार दूसरे मुल्कों में कितना गिरवी रख के क्या कर लोगे? अब इस्लामाबाद के गार्डन तुम्हें क्या दे देगा? इस्लामाबाद में जो गार्डन इन लोगों ने गिरवी रखा हुआ है चाइना को, वो क्या दे देगा? वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग गिरवी रखी हुई है चाइना को, वो क्या दे देगी? तुम्हारे अरबों डॉलर जो तुमने पति कितने, मेरे ख्याल से 27 के 28 बिलियन डॉलर चाइना दे चुका है अब तक, इतने के कर्जे। यार कितने की होगी बिल्डिंग वो? पाकिस्तान की अब तक की जो खूबसूरत बिल्डिंग है वो कराची की एचबीएल टावर बनी 3000 करोड़ में बनी सर, वो 3000 करोड़ में, 200 मिलियन डॉलर, वो सबसे खूबसूरत और अच्छी बिल्डिंग है। सबसे बड़ी भी थी शायद वो। बड़ी तो नहीं है पर लेटेस्ट है, खूबसूरत है, टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी है। और वो जो सर्टिफिकेशन होती है, प्लेटिनम सर्टिफिकेशन उसको मिली हुई है दुनिया की, वर्ल्ड वाइड। यार वो 3000 करोड़ में बनी थी, आप उससे अंदाजा लगा लें चाइना क्या कर लेगा। एक रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जो पता नहीं कब बनी थी, 1950 में। अच्छा देव सर, एक सवाल मेरे जहन में आया। आपने पहले स्टार्ट में बात की कि चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर जो है चीजें बनाकर सस्ती दी सारे कंट्रीज को। अब वो इस तरीके से पूरी की पूरी मार्केट को ग्रिप कर चुका है और जरूरत बन चुका है पूरी दुनिया की। पाकिस्तान में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जितनी भी हैं, लाइट से लेकर मोबाइल, एवरीथिंग सारी की सारी चाइना से आती हैं। पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो पहले यूरोप से आती थी। अब वो टोटली यूरोप से बंद होके सारी की सारी चाइना से आती हैं। उसका चाइना सारा से का वो सारा जी, बिल्कुल बिल्कुल उसका रॉ मटेरियल भी सारा चाइना से आता है। इवन के कुछ एम्ब्रॉयडरी मशीन ऐसी है, जो बड़ी एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो स्विट्जरलैंड में बनती हैं, लेकिन उनके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो चाइना के पार्ट्स लगे हुए हैं सारे के सारे। ऐसा ही तो है। चाइना जब पूरी दुनिया की इस तरीके से जरूरत एक बन चुका है, उसके बगैर ये आप समझते हैं कि अगर दुनिया चाहे या पाकिस्तान अगर उससे जान छुड़ाना चाहे तो उसका मुतबादल है दुनिया के अंदर, चाइना का कोई अल्टरनेट है, आप समझते हैं? सर देखें, दुनिया की जरूरत तो देखें बहुत से मुल्क हैं। अमेरिका दुनिया की जरूरत है, वो रहेगा, वो दूसरे तीसरे नंबर पे आके भी रहेगा, वो पहले पे रह के भी रह रहा है। इसी तरह इंडिया भी आज दुनिया की जरूरत है, चाइना भी जरूरत है, पर ये जरूरत जब दिमाग पे चढ़ जाए ना तो उसको गिराने की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, क्या होगा दुनिया में? थोड़ी सी महंगाई आ जाएगी 4-5 साल, आ तो गई, आ नहीं गई। सप्लाई चेन आपके देखें, पूरी दुनिया में चीजें महंगी नहीं हो गई। जंगों से पहले भी महंगी हो गई थी, रशिया यूक्रेन वॉर से भी पहले महंगी हो चुकी थी चीजें। ठीक है, वो सारा चाइना का ही किया जा रहा था ना कोरोना की वजह से। क्या जी। हो जाएगा? इस चाइना को गिराना जरूरी है। ये जो मेंटेलिटी है ना कम्युनिस्ट पार्टी की, कि हम दुनिया को लोन दे के उनको अपना गिरवी बना लेंगे, दूसरों के मुल्कों पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है, 22 मुल्कों की जमीनें हम क्लेम करेंगे, ठीक है। व्हाइट डेविल ब्लैक डेविल वाली जो फिलोसफी है, चाइनीज पैदा ही दुनिया पे रूल करने के लिए हुए हैं। जो आजादी है चाइना में, जो लोगों को, ऐसा मत समझे कि चाइनीज सिर्फ शिंजियांग वालों के साथ करते हैं, ठीक है। शिंजियांग वालों को सिर्फ जेलों में बंद करते हैं, पर इनके मेनलैंड चाइना में जो हान चाइनीज रहते हैं वो भी इनकी, इनसे कोई बख्शे हुए नहीं है, उनको भी ठीक ठाक ये करके कर देते हैं ये लोग। कोई इधर चाइना की पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, चाहे वो शिंजियांग का हो, मंगोलिया का हो, तिब्बत का हो, चाहे वो आपका हान चाइनीज ही क्यों ना हो, मेनलैंड चाइना का, किसी को नहीं बख्शा जाता। आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया के अलावा चाइना का दोस्त कौन सा है? एक दोस्त कोई बता नहीं। दें नॉर्थ कोरिया के अलावा। पाकिस्तान है। नहीं, नहीं, पाकिस्तान देख ला आईएमएफ के कदमों में है। पाकिस्तान दोस्त था,
आज की तारीख में पाकिस्तान बस दोनों जगह पे पैर रख के बैठा हुआ है। दोस्त वो जिसके दोनों पैर उधर हो। सही। ये जो दो एक पैर इधर एक पैर उधर ना, फिर उसका वो बीच में चीरा ही लगता है। तो पाकिस्तान का तो वही काम होना है। एक अमेरिका के अंदर है पैर, एक आपका चाइना के अंदर है। रशिया, लोग कहते हैं रशिया रशिया, कोई रशिया रशिया नहीं। चाइना ने रशिया की जमीन क्लेम की भी है भाई। चाइना ने सीसीपी के पेपर आए हैं, सीसीपी ने पब्लिकली बोला है कि 2045 के बाद हम रशिया के ऊपर हमला करेंगे, और रशिया का ये जो पूरा आपका ये साउथ चाइना सी के आगे का जितना इलाका है, व्लादिवोस्टोक वगैरह का, ये सारा चाइना का इलाका, हम इसको कब्जा करेंगे। ये हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते कि 1950-60 जब ये 58 के आसपास, ये 1962 की जंग से पहले पहले रशिया चाइना के बीच में इतने काम खराब हो गए थे कि ये दोनों सर एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम चलाने पे आ गए थे। अमेरिका ने आके दोनों के बीच में वो करवाई थी कि बेटा दोनों शांत हो जाओ भी। आज की तारीख में भी रशिया ने अपने एटम बम चाइना के ऊपर तैनात किए हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर तैनात नहीं किए हुए, ना इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एटम बम किए हुए, मिसाइल किए हुए, एटम बम नहीं किए हुए। रशिया ने चाइना के ऊपर एटम बम तैनात किए हुए। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। और फिर देखें दुनिया में, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपको जानवरों की जिंदगी हो, पेड़ पौधे हो, चाहे इंसानों की जिंदगी हो, तो हर चीज के लिए आपको पानी चाहिए। हर चीज के लिए। चाइना में सबसे ज्यादा कमी पानी की है, सबसे ज्यादा कमी पानी की है। और ये अभी से नहीं है, 80 से इनका मुंह काला है। 80 से इन लोगों ने ऐसे छोटे छोटे प्लान बनाए, 5 ईयर प्लान पानी के ऊपर। उस 5 ईयर प्लान में सिर्फ ये पानी के ऊपर काम करेंगे। नदियों को लिंक करेंगे, फला डैम बनाएंगे, फला रिजर्वायर बनाएंगे। दिमाग नहीं है ना, दिमाग से फारिग। वो अंधाधुन बनाते गए। वो इतना बना दिया, इतना कर दिया कि वो उल्टा काम ढंग से उनका चले, उसके बजाय काम और खराब हो गया। जो साफ पानी था वो गंदा हो गया, गंदा पानी और ज्यादा गंदा हो गया। इसका मतलब ये है कि गंदा पानी को आप है ना फिल्टर करके, फिल्टराइजेशन जो इनके प्लांट्स होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, उसको इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। उसको आप एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं। वो इतना गंदा कर दिया है कि वो इंडस्ट्रियल ग्रेड पे वो हो ही नहीं सकता ट्रीटमेंट उसका। और जो पीने का पानी था, जो इंसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जानवरों के लिए जो इस्तेमाल होना था, जो ठीक है, उसके अंदर वो आ गई मट्टी। अब वो सारी इनकी कंस्ट्रक्शंस की वजह से हुआ। और उसके अंदर पूरी दुनिया ने देखा, मैं खुद देखा जी, नेशनल ज्योग्राफिक पे उस वक्त आता था, ये 2011-12 की बात है। वो चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना दिया, 3 जॉर्जेस रिवर। वो एक डैम सर पता नहीं कितने हजारों मेगावाट बिजली पैदा करता है, पता नहीं कितने 20-22 हजार मेगावाट। दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, 2.5 किलोमीटर तो सिर्फ चौड़ाई है उस डैम की। मैं भी बड़ा देख के है। आज जब हम बैठ के खोल के पढ़ते हैं तो 3 जॉर्जेस डैम को बनाने के लिए चाइना ने अपने पता नहीं कितने 4 करोड़ के 3.5 करोड़ लोगों को पहले डिस्प्लेस किया। और उस डैम का जो काम था, वो काम तो उसने किया, बिजली तो बना दी, पर भाई डैम का एक काम नहीं होता, डैम के बहुत काम होते हैं। डैम पानी स्टोर भी करता है, डैम बाढ़ को भी रोकता है, डैम आपकी बिजली भी बनाता है, ठीक है, डैम आपके बहुत सारे काम करता है। वो काम तो हुआ ही नहीं, पानी तो और खराब हो गया। उल्टा जहां पर पानी पहले जो आपकी अच्छी उपजाऊ जमीनें थी वो बंजर हो गई। ठीक है, उसके अलावा आपके ये पाकिस्तान में भी एक डैम था, पाकिस्तान का भी एक डैम इन्होंने उसका भी बेड़ा गर्क किया, मोहम्मदन डैम है, ऐसे ही कोई डैम है। वो उन्होंने अभी चलाया ही था, तो मेरे ख्याल 2-3 माह के बाद वो उसकी मशीनरी सारी बैठ गई, वो खराब हो गया, बंद हो गया वो। सर वो तो फिर चाइना ने अगर बनाया है तो उसकी क्वालिटी के ऊपर होगा, चाइना या पाकिस्तान ने। नहीं तो अगर आप अमेरिका का चाइना बनाया ने हुआ बनाया। देख लो तो वो अभी तक चल रहा है। सर इसके पीछे ऐसे नहीं होता ना कि कहीं नदी है तो बना दो। नदी में भी एग्जैक्टली कहाँ बनाना है, नदी भी तो बहुत लंबी होती है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आपको पूरी रिसर्च। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर मैं बता भी देता हूँ। देखें, चाइना की एक काम करते हैं। China possesses 20% of world's population, but only 7% of its fresh water. 2014 statistics from World Bank indicate that total renewable water resources per inhabitant is only 2,108
cubic meters each year, 75% less than global average. Entire regions, especially in north, suffer from water scarcity worse than that found in parched Middle East. नॉर्थ चाइना के हालात आपके मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा खराब है, रेगिस्तान से ज्यादा खराब है, इतनी पानी की कमी. By some estimates, 80 to 90% of China's groundwater and half of its river water is too dirty to drink. इन्होंने जमीनी पानी भी खराब किया है जो जमीन के अंदर होता है. More than 50% of its groundwater and 1/4 of its river water cannot even be used for industry or farming. Combination of inefficient water management and widespread water pollution has rendered China unable to effectively supply enough consumable water in some provinces. This is not taking into consideration demand for water in future urbanization. इसके अंदर सर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे मैं आपको इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. रुकें. China's uneven resources distribution further exacerbates scarcity problem. 80% of water is concentrated in South China, but North is core of national development. For instance, President Xi Jinping's project initiated in 2014 integrates three heavily industrialized northern provinces, Beijing, Tianjin, and Hebei, as a single megapolis to compete with other world-class economic regions such as New York tri-state area. Estimated population of regions combined is 130 million, whereas water available for consumption annually per person in three provinces stand below 184 cubic meters, as illustrated by China's statistical yearbook, far below the 500 cubic meter standard of water scarcity. Water is insufficient in north and intense development is only putting more pressure on water demand. ये इनके खुद का डेटा, और देख लेंगे इनका खुद का डेटा, मतलब इससे हालात इससे भी ज्यादा ही खराब होंगे. इनका डेटा हमेशा खराब ही होता है. अच्छा, इसमें एक दो सवाल मेरे जहन में आते हैं, आपसे वो पूछ लूं. देखें, आपने पहले भी हमने वीडियोस एक दो की थी, उसमें आपने बोला था कि जब अमेरिका की इकोनॉमी डाउन होती है तो वो कोई नई जंग छेड़ देता है. यहाँ पर इनकी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है, उसके साथ साथ इनको पानी की भी जरूरत है. जैसे कि जो प्रिडिक्ट किया जाता है कि दुनिया की जो आने वाली जंगें हैं वो पानी के ऊपर ही लड़ी जाएंगी, पानी की वजह से ही लड़ी जाएंगी. आप देख रहे हैं इस तरह का कोई इकदाम चाइना की तरफ से आने वाले कुछ सालों के अंदर? चाइना को पानी के कुछ रिसोर्सेज हैं जो उसके आसपास, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे या कोई नई जंग छेड़ दे इस खित्ते के अंदर? गिलगित बल्तिस्तान सर क्या है? लद्दाख क्या है? अरुणाचल क्या है? नेपाल क्या है? मैं लोगों को बोलूंगा दुनिया का वाटर मैप खोल के उसको इंडिया के ऊपर जूम करो. नेपाल, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, सारी नदियां तो यहां से ही निकलती हैं. यही तो है पानी, इसी की तो जंग है. इसी तो इंडिया के और इसके ऊपर स्टैंड ऑफ हुआ हुआ है. उनको पानी चाहिए. रशिया का जो रीजन है, जो उस साइड का, जो वो आपका व्लादिवोस्टॉक वगैरह, वो क्या है वहां पर? क्या है वहां पर? रशिया की नदियां हैं. एक नहीं, बहुत सारी नदियां हैं. और उससे ही थोड़ा आगे जाओ तो फिर आगे पोलर कैप्स आ जाते हैं आर्कटिक के. वो क्या है आपका? वियतनाम से क्या मसला है चाइना का? नदी मेकोंग. एक मेकोंग नदी है, वो 3 मुल्कों से होकर निकलती है. म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड करके, या पता नहीं ऐसे करके 3 मुल्क हैं. मेकोंग नाम है. अच्छा, बाय द वे मेकोंग नाम भी इंडिया से आया, माँ गंगा. माँ गंगा इज मेकोंग. तो ये मेकोंग नदी क्या है? उसके ऊपर क्या? इसी की तो जंग है सारी. पानी की तो जंग है. और देखें, चाइना जंग करके उसको जंग में कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ेगा, तब जाके चाइना की इकोनॉमी बचेगी. अमेरिका की इकोनॉमी जंग हार भी जाए तब भी उसकी इकोनॉमी चलेगी, लेकिन उसके लिए उसको जंग करनी पड़ती है, भले वो हार जाए. ये फर्क है दोनों में. चाइना अमेरिका की मेन इंडस्ट्री है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. जब जंग करते हैं तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की फैक्ट्रियां चलती हैं, बिक्रियां होती हैं.
तो वो उससे अच्छा, कमाते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी आपने सुधरती है। आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान की, कश्मीर की, ये सारा एरिया, इसमें पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि हम आपस में लड़ते रहे और चाइना आकर यहाँ पर बैठ जाए, ऐसे हो सकता है? आपको इंडिया लड़ते हुए दिख रहा है कहीं? मैं वैसे एक बात की है कि ना 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 ना, मैं हम्म, वही कह रहा हूँ, ऑफिशियल हम्म, लेवल पे ये जो लोग न्यूज चैनल पे, यूट्यूब पे, इनको छोड़ दें। हम्म, गवर्नमेंट लेवल पे आपको दोनों में से कौन लड़ता हुआ में दिख रहा है इधर? वो और तो कौन किससे पाकिस्तान की लड़ रहा तरफ है? से हम्म, इंडिया भी लड़ रही है, पर इंडिया की हम्म, गवर्नमेंट किससे लड़ रही है? पाकिस्तान से लड़ रही है, चाइना से लड़ रही है? हम्म। किसी से नहीं लड़ रही आप। मैं तो समझता हूँ चाइना से, कि चाइना से लड़ चाइना रही से है। लड़ हम्म, चाइना से लड़े, स्टैंड ऑफ तो अभी भी है सर, अभी तक जवान खड़े हुए हैं इंडिया के। हम्म, हम्म, तीन तीन या चार स्ट्राइक कोड खड़ी की हुई है, जहाज डिप्लॉय, टैंक, आर्टिलरी, हर चीज डिप्लॉय हुई भी है एलएसी पे। हम्म, वो एक सेकंड का मौका भी नहीं देना चाहते चाइना को। हम्म। यानी चाइना के इरादे हैं इस तरह के। सर नहीं तो इस इलाके में और क्या करने आएगा? इस इलाके में ना तेल है, ना गैस है, ना कोई रेयर अर्थ मिनरल है, पानी। हम्म, चाइना के आज के वक्त में अगर सबसे बड़ी मसला पता क्या है? मैं कहता हूं कल इकोनॉमी सुधर गई, इंडस्ट्री भी सुधर गई, हर चीज ओके हम्म, हो गया, चलेगी तो पानी से ना भाई। उसको पानी तो हम्म, चाहिए, पानी तो है ही नहीं उसके पास इस एरिया में, और है क्या पानी के अलावा? हम्म, आप देखें ना, सियाचिन से आप शुरू करें, जो सियाचिन से पूरा आगे आखिर तक अरुणाचल तक जाते हैं, ये क्या है? पानी है, पूरा वाटर बेल्ट है। ये नेपाल भूटान भी इसके अंदर आ गए, ये पूरा पानी है। सारी बिल्कुल। नदियां हैं, सारे ग्लेशियर्स हैं, ये पूरा हिमालय लगता है। हम्म, जो ये आपके 5 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल हो गया, ये नेपाल भूटान बीच में आ गए, दूसरे जो है लद्दाख वगैरह, इन सबको कब्जा कर लो, तो ये कब्जा करेंगे तो पूरा हिमालय आपका चाइना के पास चला जाएगा। हम्म, सही। हिमालय से तो पानी आ रहा है। हम्म, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर इसकी इकोनॉमी नहीं बेहतर होती तो फिर इसका अंजाम क्या होगा, ये भी जरा बता दें। इसका अंजाम तय है, चाइना हम्म, का टूटना। ये टूटेगा बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, ये टूटेगा। गुब्बारा सर कितना भी मजबूत हो, कब एक वक्त आता है उसको फटना होता ही है। हम्म। इकोनॉमिक गुब्बारा फट ही रहा है उसका, आहिस्ता आहिस्ता करके। आप स्टॉक अभी तो मार्केट में सुराख हो आप गया ना, सुराख हो गया, हवा निकल रही है। आप सर हवा सोराख से भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सोराख हो गए। आप रेलवे मैंने गिनवा दिया, एयरवे गिनवा दिया। जीडीपी का 30% एक हम्म, सेक्टर जो आपको कंट्रीब्यूट करता है, आप समझे ना, 30% बहुत बड़ी हम्म, बात होती है। जीडीपी हम्म, 30% का सेक्टर ही आपका बैंक करप्ट है। एक कंपनी बैंक करप्ट नहीं है, पूरा सेक्टर बैंक करप्ट हो गया आपका। हम्म, और चाइना में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थी, रियल स्टेट में। सही। तो उसका बैंक करप्ट होने का मतलब है सबसे बड़ी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी उसी सेक्टर, वही सेक्टर करेगा आपका। आपकी रियल स्टेट हो गए। उसके बाद आप इनके क्वालिटी पे, सप्लाई चेन पे चले जाएं, कंपनियां निकल रही हैं, डिफॉल्ट हो रही हैं। 8,500 कंपनियां 2022 में, और करीब 13,000 कंपनियां, 12 से 13,000 कंपनियां आपकी 2023 में। और ये हम्म, आंकड़े चाइना ने दिए हैं, अच्छा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। ये हम्म, उसके आंकड़े हैं, ये इंटरनेशनल आंकड़े नहीं है। हम्म, ठीक है? और ऐसा मत समझो कि सारी लिख लेंगी, भाई चाइना की खुद की भी कंपनियां है। जी। पर ऐसा सोचो ना कि वो जब कंपनियां निकलेंगी तो वहां से रॉ मटेरियल तो कम होगा ना, तो उन कंपनियों के लॉसेस का, उन कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा। हम्म, चाइना की अपनी भी कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जी। पर उनका बिजनेस डाउन होगा। कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी फैक्ट्रियां ही नहीं है, दुनिया में इतने बिजनेस हैं जिनकी फैक्ट्रियां नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। जी। ठीक है? ऐसे ही है। वो अब चाइना को नहीं दे रहे, वो बांग्लादेश को दे रहे हैं, वियतनाम को दे रहे हैं, फिलीपींस को दे रहे हैं, इंडोनेशिया को दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं। वो उधर नहीं दे रहे, चाइना को नहीं दे रहे। आप इससे अंदाजा लगाएं। हम्म, हम्म, चाइना हम्म, का फटना जरूर। और फिर आजादी की तहरीकें, अच्छा, हम्म, शिंजियांग एक ऐसा है, शिंजियांग में दो तरीके, एक आतंकवादी, ठीक है, और दूसरा हम्म, उसके अंदर है आजादी के। तिब्बत में आजादी, मंगोलिया में आजादी, मतलब तीन आजादी की तरीके, एक आतंकवादी संगठन। आप ये देखें। अच्छा, पानी भी सारा उसी रीजन से आएगा। मंगोलिया
और ये आपका ये तिब्बत, तिब्बत क्या है, तिब्बत को क्यों कब्जा किया था? तिब्बत सारा ग्लेशियर ही है, पानी, पानी के लिए किया था कब्जा। अच्छा, आपसे एक और थोड़ा सा जिस तरीके से उसकी इकोनॉमी है या उसकी जो प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे आपने पहले भी बात की कि माल बनता है बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई जा रही, यहाँ पर भारत रिप्लेस कर सकता है चाइना को अगर भारत एफर्ट करे जिस तरीके से? पूरी दुनिया के अंदर चाइना का माल जाता है, पाकिस्तान भरा पड़ा चाइना के माल से, पूरी दुनिया में अब चाइना का माल होता है। क्या भारत रिप्लेस कर सकता है चाइना की मार्केट को? सर कर ही रहा है ना, जो कंपनियां निकल रही हैं उसमें मेजोरिटी कंपनियां 50% तो इंडिया आ रही हैं, बाकी 50% आपके करीब 5 मुल्कों में बट हम्म। रही हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपीन। 50% कहाँ आ रही है? और फिर पैसा कहां पर आ रहा है? इन्वेस्टर कहाँ आ रहा है? एक तो कंपनियां आ रही हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं, वो अलग, उसके अलावा इन्वेस्टर जो सिर्फ डायरेक्ट पैसा लगाता है, वो कहां पर आ रहा है? वो भी इंडिया में। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन आप देख लें, आप दुनिया के बड़े से बड़े एसेट मैनेजमेंट फंड्स देख लें, हेज फंड्स देख लें, वैनगार्ड उठा लें, ब्लैक रॉक उठा लें, ब्लैक स्टोन उठा लें, आप स्विट्जरलैंड के दूसरे जो फंड मैनेजर्स हैं वो उठा लें, या जैसे हम उस दिन डीप स्टेट की वीडियो में बात कर रहे थे कि इटली का जो जी। फंड है, जिसका मैं कह रहा था कि ये एक फंड वॉलन्सबर्ग फैमिली तक जाता है स्वीडन में, और पता नहीं पूरे यूरोप को कब्जा, तो वो फंड उसने भी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं लंदन में बैठा हूँ, रॉथस्टाइल्ड फैमिली का जो एसेट मैनेजमेंट फंड है वो कर रहे हैं, $800 बिलियन के एसेट्स हैं इनके अंडर, ये उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आप दूसरे बिजनेसेस देख लें, एयरबस और बोइंग चाइना में तो नहीं खोला, इंडिया में क्यों खोला? लॉकहीड मार्टिन, ये भी खबरें आ रही हैं कि लॉकहीड मार्टिन जो अपने फाइटर जेट्स का जो सर्विस सेंटर होता है, उसके सिर्फ आज तक 3 सर्विस सेंटर हैं, 2 अमेरिका में, सुनने में आया कि वो तीसरा सर्विस सेंटर अब इंडिया में खोलेगा। 2 अमेरिका में, कि पता नहीं अमेरिका कनाडा में है, मतलब तीसरा आपका इंडिया आएगा, जी। सुनने में आ रहा है जी। अभी, ये बातें चल रही हैं। बिल्कुल। जी, दिलीप भाई, इसके अंदर कोई और चीज आप ऐड करना चाहेंगे या इसको हम फिर यहीं पे इसका पर कुछ इख्तिताम करें? पानी, पानी है ना, कोर है चाइना का हम्म। इंडस्ट्री। मैं कहता हूं ऐसा कुछ दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसको सही ठीक ना किया जा सके। पानी का हम्म। क्या करेंगे? पानी तो घर में बना नहीं सकते, बिल्कुल। ठीक है? तो अब मैं उसका थोड़े ऊपर थोड़ा सा डेटा देता हूं, फिर हम इसको एंड करते हैं। जी। China's artificially low pricing of water has encouraged poor water management by creating a disjuncture between actual and market water prices, promoting highly inefficient use in industry and agriculture, and persistent pollution of scarce freshwater supplies. A 2009 World Bank report stated that China was using 10 times more water per unit of production than the average industrialized country, and that pollution has made the water in 19% of main rivers and 35% of the reservoirs useless for agriculture and industry. Remarks made by Q Bowing, Vice Minister of Ministry of Housing and Urban Rural Development on Water and Waste Management Engineering, represents a rare government opinion against one of China's greatest engineering feats. ठीक है, उसके अलावा मेरे पास एक थ्री जॉर्जेस डैम के बारे में भी लिखा हुआ था, वो मैं आपको, ये रहा, द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एवर बिल्ड, थ्री जॉर्जेस डैम. When construction began in 1994, it was designed not only to generate electricity to propel China's breakneck economic growth, but also to tame China's longest river, shield millions of people from fatal floods, and as a symbol of technological prowess, become a sharing point of national pride. There is a catch though. Large hydropower stations should not be built on earthquake fault lines. Hydropower development that turns entire river into a cascade of reservoirs should be abandoned. At geological and ecological sensitive areas, there should be protected areas that exclude hydropower dams and other large engineering projects.
जी। ठीक है, द concentration of dam construction on Tibetan plateau could have catastrophic effects if an earthquake causes a dam to fail, creating हुँ, a domino effect. Also, not to forget, the Three Gorges Dam itself is in a sensitive seismic zone with millions of people living downstream. हुँ, Since April 2015, China has made strides to find innovative solutions to its water issues. It has experimented with pioneering urban designs to solve flooding and water shortages, launching a sponge city program in 16 cities and districts to retain rainwater. Water हुँ, Pollution Prevention and Control Action Plan announced in 2015 set targets to improve specific polluting industries and has had some success. हुँ, 50,000 offending companies have shut down or halted operations. मतलब कोरोना से पहले ही 50,000 कंपनियां जी, बंद हो चुकी हैं बंद पानी हो के गई। चक्कर में। हुँ, तो ये सर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। देखें, इकोनॉमी सुधारी जा सकती है, फंडामेंटल्स आप हुँ, रीबिल्ड कर सकते हो। 10 साल हुँ। मेहनत करके चाइना फिर ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन पानी तो चाहिए ना। इंसान को चाहिए, सीधी जानवर को चाहिए, सी आपकी सीधी-सी फसल मिसाल है ना, आपके पास पैसा जितना मर्ज़ी है, अगर आप पानी नहीं पिएँगे, आप खाएँ-पिएँगे नहीं, आप ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो हाँ, पैसे को हर क्या चीज़ के लिए करना आप हाँ, जी, जिंदा जी। रहने की नहीं है। आप देखें ना, हुँ, आप हुँ, हुँ, जो आपका खाना-पीना, ज़िंदगी के लिए जानवर उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने इंसान इस दुनिया के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और खाने के लिए नहीं, उसके लिए पूरा हुँ, इकोसिस्टम चलता है, बायोडायवर्सिटी चलती है। हुँ, जानवर हैं तो ऑक्सीजन है, जानवर हैं हुँ, दुनिया में तो आपकी ये बायोडायवर्सिटी और ये ग्रीनरी और ये सब है। जी, तो वो जब जानवर नहीं रहेंगे, ग्रीनरी के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स नहीं रहेंगे, ठीक है? हुँ, इंडस्ट्रियों को पानी चाहिए, उधर भी आपका पानी नहीं होगा तो फिर चलेगा कैसे मुल्क? हुँ, सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल बहुत शुक्रिया दिवेक भाई, आपने सारी चीज़ों को बड़े एक्सप्लेन किया और हमें नज़र भी आ रहा है ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो है वो अपने कहते हैं एक मुहावरा है, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये इसने ये किया था कि ये काबू करना चाहता था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को काबू करना चाहता था, किस तरीके से वो काबू करे, लेकिन वो अपने बिछाए हुए जाल में चाइना इस वक्त खुद फंस चुका है। आप और एंड में कोई चीज आप ऐड करेंगे या फिर इसको फिर हम यहाँ पर एंड करें इसका? नहीं बस सर, इसको इकोनॉमी वाले जी, को, इसी को एंड करते हैं। जी। तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। तो इसके जो मिलिट्री के अंदर किस तरीके से चाइना का डाउनफॉल हो रहा है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया दिवेक भाई आपका। जी शुक्रिया सर, थैंक यू।